समझ पा रहा हूं कि मान लो एक यहां पर मीडियम है, एक मान लो ये आना चाहिए इसको, मान लो एक मीडियम है, ये मीडियम 1 है मान लो, और ये मीडियम 2 है। तो तुम कहना चाहते हो कि अगर लाइट कोई 1 से 2 में आएगी तो अपने पाथ से डिविएट हो जाएगी, यही तो? क्यों? या 2 से 1 में जाएगी तो डिविएट हो जाएगी, यही कहना चाहते हो रिफ्रैक्शन का मतलब? बोलो। हाँ। तो जैसे मैं इसमें बना रहा हूं, अब तुम्हें बताना है डेविएशन किधर होगा। मान लो ये लाइट ऐसे आ रही है, मीडियम 1 से आ रही है, मीडियम 2 में जा रही है, तो बताओ डेविएट होगी कि नहीं होगी जब 2 में आएगी तो? नहीं तो तुम लोगों ने कहा डेविएट होती है, जैसे ये तो सीधी चली गई ना। मीडियम से दूसरे मीडियम, हाँ, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम ये है, उससे दूसरे मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम में चली गई लाइट और डिविएट नहीं हुई। बोलो क्या रहा ऐसा कि डिविएट, क्या इसमें रहा कि ऐसा क्या कारण रहा? नॉर्मल है। हाँ नहीं तो ये तो बताया नहीं तुम लोगों ने, ये नहीं कहा था। तुम लोगों ने कहा था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पथ से डिविएट हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं हुआ, नो डिविएशन। तो ये क्या रिफ्रैक्शन है कि नहीं है? ये इसमें तो डिविएशन नहीं हुआ, तब भी ये रिफ्रैक्शन है कि नहीं? रिफ्रैक्शन तो है ही। अगर बोलो तब कुछ गड़बड़ था ना, इसका मतलब, इसका मतलब कुछ गड़बड़ था हमारे डेफिनेशन में। आप डेफिनेशन अच्छे तरीके से सीख लो, सिंपल भी है। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है इसको समझ लो। कोई डिविएशन वगैरह नहीं कहना है तुम्हें, सिर्फ कहना है कि व्हेन अ लाइट रे, व्हेन अ लाइट एनर्जी या लाइट रे passes from one medium to the other, passes from one medium to the other, one medium to the other, the phenomena is called as, the phenomena is called as refraction. अरे ये ठीक है ना, ये तो और सिंपल भी है, डेविएशन वगैरह कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये सही भी और सिंपल भी है। क्यों? बोलो भाई, क्यों फर्जी हम अननेसेसरी किसी उसमें जाएंगे कि डेविएशन किधर हो रहा है किधर नहीं हो रहा है? बोलो। तो जब भी कोई रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाए तो उस फेनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अभी जब तुम लोग पढ़ना शुरू करोगे और स्कूल में वही बताएंगे जो तुम लोगों ने बताया था, यही नहीं, जो 12th पास करके 12th पढ़ करके जो बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने, वो भी यही बताते हैं जो तुम लोगों ने बताया है, क्योंकि वो पता नहीं कैसे जान पाते हैं। यही नहीं, जब मैंने पढ़ाई की थी तब भी मुझे यही पता था कि जो तुम लोगों ने बताया वही सही है। ये तो बाद में पता चला कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो कहाँ डिविएशन हो रहा है। बोलो कोई डाउट हो तो एवरन, निक्की, हाँ समझे कि नहीं? जैसे तुम्हारे उसमें शुरू करेंगे, शुरू किया कि नहीं? भी शुरू किया, शुरू किया। अभी मेरी क्लास में नहीं हुआ है। ये निक्की वालों ने शुरू कर दिया होगा। तो जैसे शुरू करेंगे ना तो यही बताएंगे सबसे पहला जो तुम लोगों ने बताया था, लेकिन वो सही नहीं है। नहीं वो सही नहीं है, किताब में भी हो सकता लिखा हो, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में चेक कर दे रहा हूँ। नहीं, बुक में लिखा है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, बस ना, यही लिखा होगा। इसमें ये नहीं लिखा होगा कि डेविएट होती है कि नहीं। तो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। पार्शियल द चेंज इन द डायरेक्शन लिखा तो है, ये क्या? ये तुम्हारी बुक में जो चैप्टर नंबर 4 है ना, चैप्टर नंबर 4 में देखो, चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 71 है सबके पास? हाँ हाँ।
तो उसमें ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. The refraction of light is essentially a surface phenomena. ये गलत लिखा हुआ है ना? हाँ क्यों? ये तो गलत है, है। इसी फिगर से ही गलत हो गया, इसी डायग्राम से गलत हो गया। तुरंत गलत कर देना। तुम जैसे कोई बताएंगे तुम्हारे यहाँ, तुरंत कहना कि सर ये लाइट जब आएगी तो लाइट सीधी चली, कहाँ डिविएशन हुआ इसमें? The ray has not changed its path when it passed from one medium to the other. So this definition is wrong and inaccurate. This definition is complete and accurate and very simple. क्या? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पहुंच जाए उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। बोलो, ये डेफिनेशन हो गई। ये एक प्रकार की एनर्जी है ना, एनर्जी। तो एनर्जी जो होती है वो मीडियम से, जैसे अच्छा ट्रांसपेरेंट नहीं है अगर तो नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा लाइट रे जैसे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो है ना, ये लाइट जो होती है वो बीच में कोई ऐसा मीडियम आ जाए जो ट्रांसपेरेंट ना हो तो लाइट उधर नहीं पहुंच पाएगी। हाँ। क्या? तो क्या सारी रेडिएशन नहीं पहुंच पाएगी कि सिर्फ लाइट ही नहीं पहुंच पाएगी? लाइट और रेडिएशन जानते हो? रेडिएशन, लाइट जैसे लाइट क्या है? जो लाइट तुम्हें दिखाई पड़ती है क्या? ये एनर्जी है ना। जो लाइट तुम लोग देख पा रहे हो, लाइट इज लाइट इज एन एनर्जी। ये एक एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, या इसको वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी एक मीडियम से, मान लो यहां पर एक कुछ, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ल्यूसिड। हाँ, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ल्यूसिड। तो यहां पर मान लो कोई रेडिएशन, यहाँ एक एनर्जी है, तो क्या अगर ये ल्यूसिड है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, तो ये एनर्जी इधर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? ये एनर्जी इधर आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? इधर की तरफ। थोड़ी अगर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्या इसको पाथ को, दिस इज ट्रांसल्यूसेंट है ना, या ल्यूसिड भी होता है शायद, चेक कर लेना। थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है वो। और ल्यूसिड अगर कह दिया जाए, ओपेक कहते हैं। ओपेक क्या होता है? हाँ, ओपेक जिससे कुछ जैसा भी होता आर पार है नहीं होता है। जो। हाँ, ओपेक अगर कहते हैं, जैसे दीवार है, कंक्रीट की दीवार है, एक रूम में बैठे हो, दूसरे रूम में ओपेक अगर है, तो क्या ये लाइट यहाँ पहुंच पाएगी कि नहीं? नहीं। बोलो, नहीं पहुंच पाएगी। नहीं। अच्छा, ये जो जैसे तुम लोग, जो हम लोग मोबाइल से बात करते हैं, उसकी जो रेडिएशन होती है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, मोबाइल की रेडिएशन। तो अगर एक कमरे में बैठे हो और मोबाइल से दूसरे कमरे में बात करो, तो क्या तुम रेडिएशन वहां पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती? पहुंच जाती है। तब तो ये गड़बड़ तुम लोग करो कि नहीं पहुंच पाएगी। नहीं समझे बात? लाइट जो होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बहुत सारी एनर्जी, अलग अलग एनर्जी वाली चीजें होती हैं, अलग अलग एनर्जी वाली चीजें होती हैं। जैसे इसमें ऐसी कुछ एनर्जी है जो दिखाई नहीं पड़ती है, जिसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, और एक इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, ये सब पता होगा, इंफ्रारेड पता है ना। और इसके बीच में एक लाइट होती है जिसमें विजिबल इफेक्ट होता है, विजिबल इफेक्ट होता है। वो कहाँ से शुरू होता है? वॉयलेट और इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ना, यहां तक ऐसे हो जाता है। तो ये जो बीच में स्पेक्ट्रम का पार्ट है, इसके इधर भी, अल्ट्रा वायलेट के इधर भी है बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ये मोबाइल वेव्स, और इधर भी है। बीच में एक ऐसा पोर्शन है जिसमें विजिबल इफेक्ट आता है।
ये सारी रेडिएशन है। इसके इधर भी बहुत सारे रेडिएशन है, इधर भी बहुत सारे रेडिएशन का नाम है, एक्स रेज है, गामा रेज है, बहुत सारे रेज है ना, रेडियो वेव्स है। और जो वो खाना बनाने के लिए कौन सी वेव यूज करते हैं भाई? अरे जो उसमें गर्म करने के लिए होता है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स है ना, बहुत सारी वेव्स होती हैं अलग अलग एनर्जी की। हमें जो दिखाई पड़ती है वो सिर्फ यही बहुत बहुत बड़े रेडिएशन का बहुत छोटा पार्ट हमें दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है उसको लाइट कहते हैं। नहीं समझे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो पोर्शन इसमें विजिबल इफेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइट कहते हैं। तो जो बहुत ज्यादा एनर्जी की लाइट्स होती है वो इसको क्रॉस भी कर सकती है। जो जो ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, ओपेक अगर कोई चीज उसको क्रॉस कर जाएगी, जैसे भाई होता ही है, ये क्रॉस कर जाती है। हाँ? क्यों? अरे बहुत रजाई के अंदर हो जाओ तो क्या मोबाइल का सिग्नल नहीं आएगा? जैसे मान लो बात करते करते कंबल कंबल के अंदर चले गए, तो अब तो बाहर थी पहले, फिर तुमने ढक लिया, तो ऐसा थोड़े कि रुक जाएंगी। वो रेडिएशंस उसको क्रॉस करके जा सकती है। लेकिन जो लाइट है ना, लाइट सिर्फ ट्रांसपेरेंट कुछ ही मटेरियल को क्रॉस कर सकता है, सारे मटेरियल्स को क्रॉस नहीं कर पाता है। जिन मटेरियल्स को लाइट क्रॉस कर लेता है उन मटेरियल्स को हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहते हैं। नहीं समझे मेरी बात? हाँ अविरल, जान पाए मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये क्या कह रहा हूं कि लाइट जो है ना, लाइट बहुत बड़ी, बहुत कई चीजें और भी है, उसका छोटा सा पोर्शन है लाइट। माइक्रोवेव जो है ना वो भी लाइट की फैमिली का है, वो भी रेडिएशन। सनरेज जो आती है उसमें अल्ट्रा वायलेट है, वो भी लाइट है, वो रेडिएशन है। लेकिन जो हमें दिखाई पड़े वो लाइट है, उसको हम लाइट या हम ऑप्टिकल इफेक्ट कहते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ऑप्टिकल इफेक्ट। समझ गए? तो ये एक एनर्जी है, एनर्जी एक फॉर्म से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। ये भी कहा जाता है कि प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। Now important points about light. पहली बात तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि लाइट की स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। 3 into 10 to the power 8 meter per 3 into second. 10 to the power नहीं 8 अभी नहीं, अभी नहीं बता सकते। इन फ्री स्पेस, इन वैक्यूम जो तुम लोग बता रहे हो वो है, अब बता सकते हो। नहीं समझे? अब बता सकते हो ना? तो ये कितना होता है? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड ये होता है। 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या स्पीड चेंज हो जाएगी किसी और मीडियम में? स्पीड चेंजेज व्हेन लाइट travels from one medium to the other, travels from one medium to the other. Yes, it changes one medium to the other, चेंज हो जाती है। जैसे पानी में है, फॉर एग्जाम्पल इन वाटर, वाटर के अंदर स्पीड क्या हो जाएगी? वाटर के अंदर जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ इन वाटर, इसको हम सी कहते हैं, सी सिंबल से लिखते हैं ना। तो वाटर के अंदर जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी सी से। बोलो ये जान पाते हो कि नहीं? तो जैसे कितनी हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी? जैसे c को 20 से अगर डिवाइड किया जाए ना, तो ये जो वैल्यू है ये 1 से कम आएगी कि 1 से ज्यादा? ये v कम है, c ज्यादा है, तो ये वैल्यू 1 से ज्यादा तो आएगी। बोलो यही तो होगा। तो
जो C बाई V जो होता है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये क्या हुआ? दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये फ्री स्पेस ये मीडियम का है। ये हमेशा कितना होगा? 1 से ज्यादा होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे ये अगर पता हो, फॉर एग्जाम्पल, या है ना, कि एग्जाम्पल तो लोग पढ़ ही रहे हैं। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से लिखते हैं, म्यू सिंबल से लिखते हैं। ऑफ वाटर इज 4/3, तो पता करते हैं भाई उसमें, उस वाटर में स्पीड क्या होगी? तो वाटर में कितनी स्पीड होगी? v बराबर c बाई म्यू। देखो म्यू को क्या डिफाइन किया हम लोगों ने? म्यू c बाई v कहा है ना, हाँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो v उधर ले जाऊं तो ये c बाई म्यू हो जाएगा। तो c कितना है? 3 इंटू 10⁸, और म्यू कितना है? 4/3 इंटू बस 4/3, तो उधर चला जाएगा तो 9/4 इंटू 10⁸ हो जाएगी। तो इसको हम करेंगे तो 1.25 हो गया ना, इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें पता हो, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो, तो तुम लोग उस मीडियम में स्पीड की लाइट निकाल सकते हो। क्या करना है? स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? एक ऐसा फैक्टर है जो ये बताता है कि उस मीडियम में लाइट कितना सुस्त, कितनी स्लो हो जाएगी। इट इज दैट फैक्टर which slows ना, which tells how many times the speed of light will reduce in that medium. कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, इतनी बात में। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग होता है? हाँ, हर मीडियम का अलग अलग होगा। तो मीडियम चेंज होगा तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे और निकालते ग्लास, कैसे हैं? हाँ, ये स्पीड ऑफ लाइट को ट्रैवल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे एक फार्मूला होता है इसका, तुम लोग 12th क्लास में पढ़ोगे कि इसका एक फार्मूला होता है अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। एक तो ये थियोरेटिकली ऐसे नहीं, ये परमिटिविटी तो ये नहीं बताना चाहिए मुझे, ये कांस्टेंट्स होते हैं किसी मीडियम के। ये एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर म्यू आर ऐसा। एक तो अगर ये पता हो तो इससे निकाल सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल तरीके हैं, एक्सपेरिमेंट। हम लाइट के पाथ को अभी हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको करके हम म्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ गए? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको हम करके और म्यू को निकाल सकते हैं। जैसे जो ग्लास का म्यू होता है ना, अब जैसे कहीं ये लिखा हो तो ये 3/2 होता है, ऐसे लिखा होता है। तो ये चीज ऐसे ग्लास में भी तो बहुत सारे कंपनी के आते हैं। फ्लिंट ग्लास अलग है, बहुत सारे ग्लास होते हैं ना, नहीं समझे? तो ग्लास में भी कौन सा ग्लास है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आमतौर पर अगर लिखा हो क्वेश्चन में कि ग्लास का इतना है तो मान लेना चाहिए फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, बहुत सारे ग्लास होते हैं जिनका इंडेक्स अलग अलग हो सकता है। तो एवरेज लगभग 3/2 के आसपास होता है। तो जैसे मैंने ये बता दिया, तो बताओ भाई कि अगर हम उसकी बात करें, ये लिख लिया था तुम लोगों ने कि नहीं? फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, ये लिखा था, यहाँ लिखा था। अच्छा, अगर मान लो वाटर के अंदर, ग्लास के अंदर पूछा जाए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो कितना बताओगे? बताओ। म्यू दिया है ग्लास का, तो कितना बताओ, कितना हो स्पीड, कितनी होगी? स्पीड ऑफ व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? अपॉन म्यू। तो कितना आएगा? कैलकुलेट। हाँ, कैलकुलेट करो। टू इंटू 10⁸ 8। 2 × 10⁸ हाँ, आ गया। तो ग्लास में स्पीड स्लो हो जाती है, निकालोगे तो इतना आ जाएगा।
मीटर पर सेकंड, है ना? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाँ, ये जो हम लोग म्यू कह रहे हैं एब्सोल्यूट ही है। मतलब किसी मटेरियल का जो इंडेक्स होता है वो एब्सोल्यूट होता है ना? किसके रेस्पेक्ट में? एयर के अलग रेस्पेक्ट अलग में। है क्या कुछ? हाँ, एक रिलेटिव भी होता है, जैसे अब वो होता नहीं है, कुछ इन्होंने लिखा होगा शायद कहीं। जैसे जैसे ये जो हम लोगों ने कहा है, जैसे अगर ये कहा जाए, देखो ये लिख लिया सबने कि नहीं? नहीं लिखा था क्या? नहीं हो गया सर। जैसे अगर मैंने कहा कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, अगर ये कहा जाए, है ना, इसका मतलब क्या है? इसमें ऐसे लिखा जाएगा, जैसे म्यू वाटर ग्लास। अब ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये एक्चुअली दो चीजों का रेशियो पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि म्यू वाटर बाय म्यू ग्लास कितना होगा, म्यू वाटर डिवाइडेड बाय म्यू ग्लास, रेशियो पूछ रहे हैं। तो म्यू वाटर कितना मैंने बताया था? 4/3। म्यू ग्लास कितना था? 3/2। तो 8/9 आ गया ना। तो जो 8/9 है ये ग्लास का है कि वाटर का है? ना तो ग्लास का एब्सोल्यूट है और ना ही वाटर का एब्सोल्यूट है। एक्चुअली ये एक का इंडेक्स दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना होगा ये बताया गया है। समझ गए कि नहीं? ये ऐसा बताया गया है, ये किसी का एब्सोल्यूट नहीं, ये एब्सोल्यूट है। जब हम किसी का इंडेक्स वाटर की, जब किसी मीडियम का इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में या फ्री स्पेस वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, स्पेस के रेस्पेक्ट में लिखते हैं, तो उस समय जो ये चीज क्वांटिटी होती है उसको एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसा बोलते हैं। जब हम इधर भी मीडियम हो और इधर भी मीडियम हो तो उस समय हम रिलेटिव बात कर रहे होते हैं, उसमें रिलेटिव इंडेक्स होता है ना? और वैसे क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। तो ये क्या हो जाएगा अगर इसको लिखा जाए? तो म्यू मीडियम बटा म्यू फ्री स्पेस हो जाएगा। फ्री स्पेस का 1 होता है, तो ये कुल मिलाकर म्यू मीडियम आ गया ना। तो जब हम एयर से कंपेयर करें किसी को तो हम एब्सोल्यूट कहते हैं, और जब हम एयर के अलावा किसी चीज से कंपेयर करें तो वो रिलेटिव हो जाता है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं निक्की? जब हम वाटर के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो जो इंडेक्स होगा उसको एब्सोल्यूट कहा जाएगा, एयर के रेस्पेक्ट में जब बात करेंगे, है ना? नहीं तो हो जाएगा। जैसे अगर ये निकालना हो, इसमें थोड़ा उल्टा नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है, इसमें उल्टा लिखा हुआ है। जैसे ये तो अपना अपना कन्वेंशन है कि तुम कहाँ से लिखते हो, है ना? तुम्हारी बुक में जो स्टेटमेंट है, कन्वेंशन, हाँ कहाँ लिखा है? एक स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और क्या, वो तो बताया ही था ये मैंने। गलत है कि सही है? सही है। तो अभी हमारे टीचर ने यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखवाया और कहा वरना गलत है। नहीं, इसमें एब्सोल्यूट लिखाने की जरूरत नहीं थी, है ना? जैसे किसी मीडियम का इंडेक्स जो होता है, किसी मीडियम का, वो अननेसेसरी वो बता रहे हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं है ना। किसी मीडियम का अगर इंडेक्स बात की जाती है तो ये C/V होगा ना हमेशा। हाँ। बोलो, तो ये तो पक्का है कि ये तो आइंस्टाइन ने कहा था नथिंग कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो नीचे डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो C से तो कम ही होगा ना, तो इसका रेशियो तो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। इसमें क्या एब्सोल्यूट और क्या रिलेटिव, वो अननेसेसरी कोई पॉइंट को। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बताया था उन्होंने? पता नहीं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये इसमें सब में ज्यादा नहीं कुछ कहना होता। किसी मीडियम का जो है ना, अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिखो।
ठीक है, अब एक नोटेशन तुम्हारे में दिया गया है, ऐसा अगर कहीं तुम्हें लिखा हो, ऐसा तुम्हारे में जो लिखा है ना उसके हिसाब से अगर ऐसा कुछ लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि म्यू2 बाई म्यू1, इसका मतलब ये है, इसका मतलब हुआ म्यू2 बाई म्यू1, मतलब दिस इज द रेशियो ऑफ, अगर ऐसा लिखा है ना इसका मतलब क्या है कि दिस इज द रेशियो ऑफ इंडेक्स इन मीडियम 2 टू द इंडेक्स इन मीडियम 1, ये है। तो पहली बात ये मैंने आपको बता दिया है ना, तो कि 2 पॉइंट्स हो गए थे है ना, क्यों? तीसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट does not changes when it travels from one medium to the other, travels from one medium to the other, one medium to the other, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि मान लो ऊपर एयर है और नीचे वाटर है, ये वाटर सरफेस है, ऐसा भरा हुआ ये वाटर है। अगर कोई लाइट रे सीधी अगर ऐसे चली आई तो यहां पर तो एयर में स्पीड इसकी सी थी, यहां भी स्पीड कम हो जाएगी कि ज्यादा सी से, पानी के अंदर कम हो जाएगी सी से, लेकिन यहां पर फ्रीक्वेंसी को न्यू से, ये सिंबल जानते हो फ्रीक्वेंसी का सिंबल, न्यू। अगर एयर में न्यू है, मान लो ये न्यू नॉट है ना, तो मीडियम वाटर में भी यही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ये मैं कहना चाहता हूं। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है, मतलब इस लाइट के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वेव है ना, उसमें जो वाइब्रेशन हो रहा है, इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो वाइब्रेशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन करने का जो रेट है पर सेकंड, जितनी बार कर रहे हैं, वो एयर में ही उतनी बार वाइब्रेट करेगा जितना कि पानी के अंदर करेगा। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इज नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन मीडियम, बट स्पीड स्लो हो जाएगी। वेवलेंथ के बारे में क्या कह सकते हो? वेवलेंथ, वेवलेंथ चेंज होगी कि नहीं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर? वेवलेंथ के बारे में क्या कह सकते हो? वेवलेंथ नहीं चेंज होगी। नहीं चेंज होगी, क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। हाँ, v इज इक्वल टू v बराबर न्यू लेमडा होता है, ये जानते हो ना ये फॉर्मूला? हाँ। तो फ्रीक्वेंसी हो गया v बाई लेमडा, तो ये चीज चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंसी, ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। अब जब ये कांस्टेंट है तो ये घट गया तो ये भी तो घटेगा, नहीं तो ये चेंज नहीं हो जाएगा। अरे अगर हम न्यूमरेटर को चेंज कर दें तो इसको भी तो चेंज होना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 3 था और मान लो ये 4 था, तो 3/4 था ना, तो अगर ये घट करके कम हो जाए तो उसी तरीके से इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तभी तो उनका डिवीजन कांस्टेंट रहेगा। निक्की, इसका मतलब वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। वेवलेंथ क्या? चेंजेस, चेंजेस है ना, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा जब एक मिनट, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। अरे अगर वो नहीं चेंज होगा तो ये चीज कांस्टेंट रखना है। ये अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैं लिख दूं कि भाई मैंने लिख दिया कि 10/4, 10/4, तो इसका रेशियो कितना हुआ?
2.5/2 तो हुआ। तो अगर मैं इस 10 को 5 कर दूं तो इसको 2 करना पड़ेगा ना, तभी तो रेशियो ये कांस्टेंट रहेगा। नहीं समझे? तभी तो कांस्टेंट रहेगा। तो उसी तरीके से नीचे भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वेवलेंथ भी चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है और स्पीड चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें ऐड करना है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द सोर्स पर डिपेंड करता है, सोर्स। अब मान लो सनलाइट आ रही है, तो जब तक वो सन की लाइट है, वो कहीं भी जाए, जब तक हम सोर्स को नहीं चेंज करेंगे, लाइट के फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर सूर्य की रोशनी है, वो आ रही है, तो वो किसी मीडियम में जाए, पानी में जाए, लाइट में जाए, ग्लास में जाए, पानी में जाए, एयर में जाए, ग्लास में जाए, है ना, कहीं भी जाएगी। जब तक वो सन सोर्स को हम जब तक नहीं चेंज करेंगे, तब तक फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? तो कहां तक पढ़ा दिया तुम्हारे में निक्की? कहां तक पढ़ा दिया? पेज 73। 73 पेज तक पढ़ दिया उन्होंने, है ना? लॉज वगैरह बता दिए, रिफ्रैक्शन के लॉज, है ना? हाँ। ठीक है। तो कितना 5:30 बज गए कि नहीं? 5:30 हो गए? हाँ। ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट मैं शुरू करूंगा, तब तक पुराने जो क्वेश्चंस है ना, पुराने जो ये है ना चैप्टर के, उसको कंप्लीट करके रखो और जरा इसकी रीडिंग करके रखना और देखना क्या क्या चीज गलत लिखी हुई है ना? इसमें ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बट व्हेन लाइट, हाँ, ये एक पहला पेज, जैसे 70-71 मैंने पढ़ा दिया है, तो 70 और 71 में भी अभी नहीं, 71 का जो पहला हाफ पोर्शन है वो पढ़ना है सिर्फ, है ना, डेफिनेशन वगैरह। पता नहीं क्या, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।